सामने बैठे हुए आदमी ने अपने कोट की जेब में हाथ डालते हुए मुझसे गंभीरता से पूछा, क्या तुम सच में सब खत्म कर दोगी अन्या? ये वो फैसला है जिसके बाद वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। उनकी आवाज़ में एक अजीब सी चेतावनी थी। मैंने ठंडी सांस ली और अपने थरथराते हुए हाथों को टेबल के नीचे छुपाया। मेरे सामने रखे हुए कागज़ हवा के झोंके से हिल रहे थे। मैं जानती थी कि ये दस्तखत मेरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देंगे और शायद अपनों के बीच नफरत की ऐसी दीवार खड़ी कर देंगे जो कभी गिर नहीं सकेगी। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था, जैसे पसलियों को तोड़कर बाहर आ जाएगा। खौफ तो मेरी नसों में समा चुका था, मगर आंखों में एक अजीब सी चमक थी। हाँ, मैं बिल्कुल तैयार हूं, मैंने पूरी ताकत भरते हुए अपनी आवाज़ को मजबूत करके जवाब दिया। उस आदमी ने फाइल मेरी तरफ बढ़ा दी। पेन की नोक कागज़ पर टिकी तो कमरे में सन्नाटा छा गया। ये वो पल था जिसके लिए मैंने काली रातों का सफ़र तय किया था। मैंने आंखें बंद की और साइन कर दिए। कागज़ पर स्याही फैल गई और उसके साथ ही मेरी किस्मत का एक नया पन्ना खुल गया जो बरसों से बंद था। मेरा नाम अन्या है। मैं एक साधारण परिवार की लड़की हूं जिसकी जिंदगी की किताब शुरू से ही बदकिस्मती की स्याही से लिखी गई थी। मैंने आंखें खोली तो मेरी माँ का साया सर से उठ चुका था। लोग कहते हैं कि बेटी अपनी माँ का आईना होती है, मगर मैं तो अपनी माँ की याद भी साथ नहीं रख पाई थी। मेरे पापा विकास और चाचा राकेश एक ही घर में रहते थे। ये एक संयुक्त परिवार था जहां दीवारें तो आपस में बटी हुई थीं, मगर दिल अलग अलग हो चुके थे। मेरे पापा ने मुझे पाला पोसा और हर वो कमी पूरी करने की कोशिश की जो माँ के जाने से मेरे लिए पैदा हो गई थी। लेकिन भगवान का फैसला अटल होता है। मेरी चाची सुमन का व्यवहार शुरू से ही मेरे साथ बहुत बुरा था। मेरी माँ के साथ भी उनकी कभी बनी ही नहीं थी और उनके जाने के बाद उनकी सारी नफरत मेरे लिए ही सिमट गई थी। वो मुझे देखती तो उनके माथे पर बल पड़ जाते, जैसे मैं उनके घर की कोई सदस्य नहीं बल्कि कोई नाकाबिल बोझ हूं। लेकिन शायद मेरी किस्मत में ये दुख लिखा ही था। मेरी दादी सावित्री, जो मुझे अपनी जान से भी ज्यादा संभाल कर रखती थीं, और मेरे पापा जिनके लिए मैं आंखों का तारा थी। एक दिन पापा मुझे गले लगाकर सोए और फिर कभी नहीं उठे। वो गहरी नींद सो गए और मैं उनके सीने से लिपट कर रोती रही। पापा के बाद दादी ही मेरे लिए सब कुछ थी। वो मुझे अपने बिस्तर में छुपा कर रखती और मेरी आंखों में आंसू नहीं आने देती थी। लेकिन दादी खुद लाचार थी। वो न तो कोई काम कर सकती थी और न ही मेरे लिए कुछ पका सकती थी। वो खुद मेरी चाची के रहमोकरम पर थी और अब मैं भी उन्हीं के रहमोकरम पर आ गई थी। जिंदगी दुख में और ज्यादा दुख देती गई। 8 साल की उम्र में मेरी दादी भी इस दुनिया से चली गईं। उनका जाना मेरे लिए आखिरी उम्मीद का भी खत्म होना था। अब मैं उस घर में बिल्कुल अकेली रह गई थी। दादी के बाद मेरी चाची ने मुझ पर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए। वो मुझसे घर का सारा काम करवाती और जरा सी गलती पर डंडे बरसाती। सुबह की शुरुआत ही मेरी चाची की चीख और चिल्लाहट से ही होती। उठ गई हो या अभी तक लाश बनी पड़ी हो, मेरी चाची की आवाज़ कानों में कांटों की तरह चुभती। मैं हड़बड़ा कर उठती। सर्दी की तेजी से मेरे दांत बज रहे होते। कमरे में गहरा अंधेरा था क्योंकि बिजली नहीं थी। मैंने कांपते हुए जवाब दिया, जी चाची, मैं उठ गई हूं। मेरा दिल बुरी तरह घबराया हुआ था। वो किचन के दरवाजे पर खड़ी थी, उनके हाथ में चिमटा था। जल्दी से चाय बनाकर लाओ और फिर पूरा आंगन धोना। आज मेहमान आ रहे हैं और इस घर को भी अच्छे से साफ करना। जो कचरा जमा है सब निकाल देना। तुम्हारी दादी तो कुछ भी सिखाकर नहीं गई कि घर कैसे साफ सुथरा रखा जाता है, बस नखरे उठवाती रही। उनका लहजा इतना जहरीला था कि मेरे आंसू गले में ही फंदा बनकर अटक गए। मैं जल्दी से बिस्तर से निकली। फर्श पर पैर रखते ही लगा जैसे कि बर्फ की सिल्ली पर रख दिया हो। मेरे पास पहनने के लिए न तो पैरों में जूते थे और न ही ओढ़ने के लिए कोई गर्म शॉल। एक पुरानी कमीज और टूटी हुई चप्पल पहनकर मैं किचन में घुस गई। चूल्हा जलाया तो थोड़ी सी हरारत महसूस हुई। चाय बनाकर मैंने कप में डाली और डरते डरते अपनी चाची के सामने रख दी। उन्होंने एक घूंट पिया और फिर जोर से टेबल पर पटक दिया। ये चाय है या गर्म पानी? इसमें चीनी कौन डालेगा? तेरा बाप भेजेगा चीनी के पैसे? मेरे हाथ कांप गए। माफ कर दीजिए चाची, चीनी खत्म हो गई थी डिब्बे में। उन्होंने गुस्से से मुझे देखा, तो तूने मुझे पहले बताया क्यों नहीं? अब जा जल्दी और दुकान से लेकर आ, और खबरदार जो जरा सी भी देर लगाई। मैं सिर झुकाकर बाहर निकल गई। बाहर धुंध का बसेरा था। ठंडी हवाएं हड्डियों को काट रही थीं। मैं भागती हुई दुकान पर गई और चीनी लेकर तुरंत वापस आई। लौटकर देखा तो मेरी चाची हीटर के सामने बैठी मज़े से ड्राई फ्रूट्स खा रही थी। उनके दोनों बच्चे गरम रजाई में दुबके टीवी पर कार्टून देख रहे थे। मुझे देखकर किसी ने भी ये नहीं कहा कि आओ तुम भी थोड़ी देर बैठ लो।
नाश्ता तैयार करो अन्या, तुम्हारे चाचा उठने वाले हैं, उन्होंने मुझे हुक्म दिया। मैंने खामोशी से पराठे बनाना शुरू कर दिए। घी की खुशबू से मेरे पेट में भी भूख के मारे आवाज़ें होने लगीं। कल रात से मैंने कुछ भी नहीं खाया था। मुझे उम्मीद थी कि शायद एक रोटी मुझे भी मिल जाएगी। नाश्ता टेबल पर लगा तो चाचा भी कमरे से बाहर आ गए। उन्होंने सिर पर गर्म मफलर डाला हुआ था और जैकेट भी पहनी थी। मैंने उन्हें देखते ही कहा, चाचा नाश्ता कर लीजिए। उन्होंने एक हल्की सी नज़र मुझ पर डाली और कुर्सी पर बैठ गए। वो मेरी तरफ ठीक से देखते भी नहीं थे। शायद वो मुझे भूल चुके थे या फिर अपनी पत्नी की बातों में आकर मुझे बुरा समझने लगे थे। मैं कोने में खड़ी हो गई इस उम्मीद में कि शायद वो मुझे भी बैठने के लिए कहेंगे। चाचा ने निवाला तोड़ा और फिर वो मेरी चाची से बात करने लगे। आज दुकान का माल आएगा, मुझे देर हो जाएगी। चाची ने मुस्कुराकर उनके कप में चाय डाली। कोई बात नहीं, आप फिक्र मत कीजिए, मैं घर संभाल लूंगी। बस वापसी पर बच्चों के लिए कुछ लेते आइएगा। मेरा वजूद वहां होते हुए भी न होने के बराबर था। जब वो सभी लोग नाश्ता कर चुके तो मेरी चाची ने बची हुई रोटियों के सूखे टुकड़े मेरी तरफ बढ़ा दिए। ये खा लेना और फिर बर्तन भी धो लेना। और सुनो, आज ऊपर वाली छत को भी धोना है। मैंने वो टुकड़े उठा लिए। यही मेरी मेहनत की कीमत थी जो रोज उस घर में मुझे मिलती थी। मैं जल्दी जल्दी वो टुकड़े चाय की बची हुई प्याली में डुबोकर खाने लगी और बर्तन समेटने लगी। ठंडे पानी से बर्तन धोते हुए मेरी उंगलियां सुन्न हो रही थीं। साबुन भी जम चुका था और बर्तन इतने चिकने थे कि हाथ से फिसल रहे थे। ध्यान से बर्तन धोना, अगर एक भी प्लेट टूटी तो तुम्हारी खैर नहीं। वो मेरे सिर पर खड़ी होकर पहरा दे रही थी। मैंने उंगलियों के पोरों में दर्द महसूस किया, लेकिन रुकने की इजाजत नहीं थी। चाची, पानी बहुत ठंडा है, क्या थोड़ा सा गर्म पानी मिल सकता है? मैंने हिम्मत करके पूछा। दिल में एक छोटी सी उम्मीद जगी थी। वो तुरंत ठहाका लगाकर हंसी। देखो तो जरा राजकुमारी को, गैस का बिल क्या तुम्हारा बाप भरेगा जो मैं पानी गर्म करके दूं? चुपचाप काम करो वरना ये ठंडा पानी तुम्हारे ऊपर ही उड़ेल दूंगी। ये सुनते ही मेरा दिल उदास हो गया। मैंने फिर दोबारा सवाल नहीं किया। दोपहर तक मैंने पूरा घर साफ किया, झाड़ू लगाई, कपड़े धोए। इस वजह से मेरे कपड़े पानी से भीग चुके थे और शरीर सर्दी से अकड़ रहा था। लेकिन मेरी चाची को मुझ पर तरस नहीं आया। वो अपने बच्चों के साथ हीटर वाले कमरे में बैठी बातें कर रही थीं। उनके हंसने बोलने की आवाज़ें मेरे जख्मों पर नमक छिड़क रही थीं। शाम होने को थी जब चाचा घर लौटे। मैं सब्जी काट रही थी। उन्होंने मुझे देखा और नज़र घुमाकर अंदर चले गए। मेरा दिल चाह रहा था कि दौड़कर उनके पास जाकर कहूं कि चाचा, मुझे भी ठंड लग रही है, मुझे कोई गर्म कपड़ा लाकर दे दो, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। सर्दी तो ऐसा लग रहा था जैसे खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। मेरे हाथ धीरे धीरे नीले पड़ चुके थे। मगर मेरी चाची को मुझ पर तरस ही नहीं आता था। वो सुबह से लेकर शाम तक सारा काम ठंड में मुझसे ही करवाती। लेकिन न तो वो मुझे कमरे में लेटने देती थी और न ही ओढ़ने के लिए कोई गर्म कपड़ा देती थी। मैं ठंड से हर वक्त थरथराती रहती थी। रात का खाना तैयार हुआ। सबने पेट भर खाया। मुझे बस दाल का बचा हुआ पानी और एक रोटी मिली। मैंने भगवान का नाम लेकर खा लिया। जब सोने का वक्त हुआ तो मेरी चाची ने मुझे एक पुरानी दरी दी जो जगह जगह से फटी थी। इसे आंगन के कोने में बिछा लो, अंदर जगह नहीं है। लेकिन बाहर तो बहुत ओस पड़ रही है, मैं बीमार हो जाऊंगी, मैंने गिड़गिड़ाते हुए अंदाज में कहा। मेरी आंखों में आंसू तैर रहे थे। तो क्या मैं अपने बच्चों को बाहर सुलाऊं? अपनी बकवास बंद कर और चुपचाप जाकर सो जा। मेरी चाची ने दरवाज़ा मेरे मुंह पर बंद कर दिया। बाहर गहरा अंधेरा और जानलेवा खामोशी थी। आसमान पर तारे चमक रहे थे जो मुझे अपनी माँ की याद दिलाते थे। मैं उस फटी हुई दरी पर सिकुड़ कर लेट गई। ठंडी हवा के थपड़े मुझे चीर रहे थे। मेरे दांत बज रहे थे और शरीर का ऐसा कोई भी हिस्सा नहीं था जो कांप नहीं रहा हो। मैंने अपने घुटनों में सिर दे दिया। मुझे अपनी दादी की बहुत याद आ रही थी। अगर वो होती तो मुझे अपने सीने से लगा लेती। उनका नरम एहसास मुझे हर सर्दी से बचा लेता था। अचानक मुझे अपनी दादी के कमरे का ख्याल आया। वो कमरा जो उनके मरने के बाद से बंद पड़ा था। वहां उनका एक पुराना संदूक था जिसमें वो अपनी चीजें रखती थीं। शायद वहां कोई गर्म कपड़ा मिल जाए। चोरी का ख्याल पाप था, लेकिन मजबूरी इंसान को सारे नियम कायदे भुला देती है। मैं दबे पांव उठी। घर के सब लोग सो चुके थे। मैंने धीरे से बरामदे का दरवाज़ा खोला और दादी के कमरे की तरफ गई। दरवाज़ा जंग लगा हुआ था और खुलने पर हल्की सी चरमराहट हुई। मैं डर गई और वहीं पर रुक गई। दिल की धड़कन गले में आ गई। अगर मेरी चाची जाग गई तो वो तो मेरी खाल ही उधेड़ देंगी। मैंने सांस रोककर इंतजार किया। अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई।
मैं हिम्मत करके फिर अंदर दाखिल हुई। कमरे में अजीब सी बू थी, पुरानी यादें और बंद कमरे की परछाइयाँ। मेरी आंखों में आंसू आ गए। यहाँ मेरी दादी बैठा करती थीं, यहाँ वो मुझे कहानियाँ सुनाती थीं। कमरे के कोने में वह पुराना संदूक रखा था, उस पर मिट्टी की मोटी परत जमी हुई थी। मैंने अपनी कमीज के किनारे से उसे साफ किया। मेरे हाथ कांप रहे थे, सर्दी से भी और डर के मारे भी। मैंने संदूक का ढक्कन उठाया। उसके ढक्कन ने शोर मचाया तो मैंने जल्दी से उस पर हाथ रख दिया। अंदर अंधेरा था। मैंने टटोलना शुरू किया तो कुछ पुराने कपड़े, कुछ किताबें और फिर मेरे हाथ में कुछ नरम सा महसूस हुआ। मैंने उसे बाहर निकाला। चांद की हल्की सी रोशनी में देखा तो वो एक स्वेटर था, मेरी दादी का नीले रंग का स्वेटर। वो स्वेटर बहुत ही पुराना सा था। दादी को मरे हुए भी 7 साल हो चुके थे। उस वक्त से मैंने कभी ये संदूक नहीं खोला था और न ही मेरी चाची ने मुझे किसी भी चीज़ को छूने की इजाज़त दी थी। उस वक्त वो स्वेटर मेरे लिए बहुत बड़ी उम्मीद था। मैंने उसे सीने से लगा लिया। उसमें से दादी की खुशबू आ रही थी। ऐसा लगा जैसे दादी ने मुझे गले लगा लिया हो। मैंने जल्दी से वो स्वेटर पहन लिया। वो मेरे साइज से काफ़ी बड़ा और ढीला था, लेकिन उसकी गर्मी ने मुझे काफ़ी सुकून दे दिया था। मेरे कांपते हुए शरीर को राहत मिल गई थी। मैं वहीं फर्श पर संदूक के साथ टेक लगाकर बैठ गई। स्वेटर की गर्मी ने मुझे सुला दिया। मेरी आंख कब लगी पता ही नहीं चला। सपने में मैंने देखा कि मैं एक बड़े से घर की मालकिन हूं और मेरी चाची मेरे सामने हाथ जोड़कर खड़ी हैं। ये अजीब सपना था जो हकीकत से बहुत दूर था। सुबह मेरी आंख एक जोरदार लात पड़ने से खुली। कमबख्त कहीं की, यहां सो रही है और मैं पूरा घर छान कर आ रही हूं। मेरी चाची मेरे सिर पर खड़ी थी। उनका चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। मैं एकदम घबरा कर उठी। मुझे ठंड लग रही थी तो इसीलिए। तभी मेरी नज़र अपने पहने हुए स्वेटर पे पड़ी और फिर मैंने अपनी चाची की नज़रों को देखा। उनकी नज़रें स्वेटर पर ही जमी हुई थीं। ये तूने क्या पहना हुआ है? चोरी करने लगी है तू? घर का सामान भी चुराती है। उन्होंने मुझे बालों से पकड़कर जोर से खींचा। मैं दर्द से चिल्लाई, नहीं चाची, ये तो दादी का पुराना स्वेटर है, मुझे बहुत ठंड लग रही थी। मैं रोते हुए सफाई देने लगी, लेकिन उन्होंने मुझे झिंझोड़ दिया। उतार इसे, अभी उतार। ये कचरा है और तेरी दादी भी कचरा जमा करती थी। तेरी हिम्मत कैसे हुई इस कमरे में आने की? उन्होंने ज़बरदस्ती स्वेटर मेरे शरीर से खींचना शुरू कर दिया। मैंने उनसे खुद को बचाने की कोशिश की और स्वेटर को मजबूती से पकड़ लिया। भगवान के लिए आप मुझे ये पहने रहने दीजिए। मुझे बुखार है, मुझे सर्दी लग रही है। लेकिन उनके दिल में दया नाम की कोई चीज़ नहीं थी। उन्होंने जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर मारा। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और मेरी पकड़ ढीली पड़ गई। उन्होंने तुरंत स्वेटर उतार लिया। यहाँ महारानी बनकर बैठी हो, ये कचरा उठाकर पहन लिया तो क्या समझ रही है? तेरी दादी तेरे लिए विरासत छोड़कर गई है। चल दफा हो जा यहाँ से और काम पर लग। यह कहकर वो स्वेटर लेकर बाहर निकल गई। मैं रोती हुई उनके पीछे गई। मैंने देखा कि वो आंगन में रखे हुए कूड़ेदान की तरफ जा रही थी। नहीं, उसे मत फेंकिए आप, ये मेरी दादी की निशानी है। लेकिन उन्होंने एक भी नहीं सुनी और वो गरम और नरम स्वेटर घर के गंदे कूड़े और राख के ढेर में फेंक दिया। इसकी औकात यही है और तेरी भी। अब अगर तुमने इसे हाथ लगाया तो तुम्हारे हाथ तोड़ डालूंगी। मेरा दिल टूट कर बिखर गया। वो सिर्फ एक कपड़ा नहीं था, वो मेरी दादी का एहसास था। वो इस कड़कती ठंड में मेरा एकमात्र सहारा था। मैं वहीं आंगन में खड़ी कूड़ेदान को देखती रही जहां वो स्वेटर पड़ा था। उस पर चाय की पत्ती और बहुत सारा कचरा पड़ा हुआ था। सारा दिन मैंने रोते रोते काम किया। बुखार की वजह से मेरा शरीर तप रहा था, लेकिन मेरी चाची ने मुझे एक पल के लिए भी बैठने नहीं दिया। हर बार जब भी मैं आंगन से गुजरती, मेरी नज़र उस स्वेटर पर पड़ती। मेरा दिल चाहता कि अभी जाकर उसे निकाल लूं, लेकिन अपनी चाची की धमकी मेरे कानों में गूंजती, जिसकी वजह से मेरे पैरों में जंजीरें सी महसूस होतीं। शाम गहरी हो रही थी। सूरज डूब चुका था और सर्दी का प्रकोप दोबारा से कायम होने लगा। चाचा घर आए और हमेशा की तरह अपने कमरे में चले गए। घर में रात का खाना खाया जा रहा था। मुझे आज बिल्कुल भी भूख नहीं थी, बस शरीर में एक अजीब सी बेचैनी थी। रात के 10 बजे बज चुके थे। चाची ने सारी बत्तियां बुझा दी थीं और सब अपने अपने कमरे में चले गए। मैं अपने बिस्तर पर लेटी आसमान को देख रही थी। सर्दी फिर से मेरे शरीर में घुस रही थी, लेकिन आज सर्दी से ज़्यादा मुझे गुस्सा आ रहा था और दुख महसूस हो रहा था। मैंने फैसला कर लिया कि मैं वो स्वेटर उठाऊंगी, चाहे मेरी चाची मुझे मार ही क्यों न डालें। वो मेरी दादी की निशानी है, वो मेरा अधिकार है। मैं इंतज़ार करती रही जब तक कि मेरी चाची के खर्राटों की आवाज़ नहीं आने लगी।
घर पूरी तरह खामोशी में डूबा था। मैं चुपचाप उठी और बिना चप्पल के ही आंगन की ठंडी जमीन पर चलने लगी। कूड़ेदान के पास पहुंची तो अंधेरे में मुझे अंदाजा लगाना पड़ा कि स्वेटर कहाँ है। मैंने हाथ बढ़ाया और कूड़े के ढेर को टटोला। मेरे हाथ किसी गीली और चिपचिपी चीज से टकराए। मुझे घिन आई, लेकिन मैं रुकी नहीं। आखिरकार मेरी उंगलियों ने राख और मिट्टी के बीच में वही स्वेटर पकड़ लिया। मैं उसे लेकर तेजी से आंगन के दूसरे कोने में बने स्टोर रूम की तरफ बढ़ी, ताकि वहां जाकर उसे पहन सकूं और सुबह होने से पहले वापस छुपा दूं। मैं जैसे ही स्वेटर निकालकर पहनने लगी तो मेरे वजूद को कुछ गर्माहट मिली। सर्दी से कांपते हुए मैंने अपने हाथ उस स्वेटर की जेब में डाले ताकि अपने हाथों को गर्म कर सकूं। जेब में हाथ डालते ही मुझे कुछ महसूस हुआ। वहां कुछ था, कुछ कड़क और तय किया हुआ, कोई कागज जैसा। मेरे माथे पर लकीर आ गई। यह क्या है? दादी ने कभी पैसे नहीं छुपाए थे। मैंने वो चीज बाहर निकाली। बाहर अंधेरा था, इसीलिए कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मैं दरवाजे की दरार से आने वाली स्ट्रीट लाइट की धीमी रोशनी के पास गई। मैंने वो तय किया हुआ कागज खोला। वह बहुत पुराना लग रहा था और उस कागज का रंग भी पीला पड़ चुका था। मैंने आंखें सिकोड़कर पढ़ने की कोशिश की और जैसे जैसे मैं पढ़ती गई मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई और सांस गले में अटक गई। यह कोई साधारण कागज नहीं था। लेकिन होश तो मेरे तब उड़ गए जब मैंने उसे ध्यान से देखा। वो मेरे चाचा के घर और दुकानों के कागजात थे, जो मेरे पापा और चाचा दोनों की विरासत थी। लेकिन उन सब पर मेरा नाम लिखा था। मेरा नाम अन्या, पुत्री स्वविकास। मेरा दिमाग चकरा गया। ये कैसे हो सकता है? ये घर तो चाचा का है, दुकान भी चाचा की है, तो फिर मेरा नाम क्यों? मैंने अगला पन्ना पलटा। वो एक वसीयत थी, दादी की लिखी हुई, टेढ़ी मेढ़ी लेकिन साफ लिखाई। यह पढ़कर मेरे होश उड़ गए। वो रास्ता जो सालों से उस पुराने स्वेटर की जेब में दबा हुआ था, आज किस्मत ने उसे कूड़ेदान से निकालकर मेरे हाथों में पकड़ा दिया था। स्ट्रीट लाइट की धीमी रोशनी में मैंने अपनी आंखों को रगड़ा। मुझे भरोसा ही नहीं हो रहा था कि मैं क्या पढ़ रही हूं। मेरे हाथ कांप रहे थे, सर्दी से नहीं बल्कि इस खौफनाक सच्चाई से जो मेरे सामने खुली थी। ये कैसे मुमकिन है? मेरे सूखे होठों से धीमी आवाज में निकला। मेरे दिल की धड़कन किसी हथौड़े की तरह सुनाई दे रही थी। मैंने दोबारा उस वसीयत को पढ़ा। दादी की लिखाई सब बता रही थी कि ये शब्द उन्होंने अपने आखिरी वक्त में लिखे थे। मेरी प्यारी पोती अन्या, मैं जानती हूं कि मेरे जाने के बाद इस घर में तुम्हारा जीना मुश्किल कर दिया जाएगा। तुम्हारे चाचा अपनी पत्नी के कहने में आकर कभी भी तुम्हें तुम्हारा अधिकार नहीं देंगे। ये घर, ये दुकान सब तुम्हारे पापा विकास की मेहनत की कमाई है। मैंने अपनी जिंदगी में ही ये सब कुछ कानूनी तौर पर तुम्हारे नाम पर कर दिया है। यह कागजात तुम्हारी ढाल हैं। मैंने कागज को अपने सीने से लगा लिया। एक अजीब सी ताकत और डर दोनों ही इस वक्त मेरे अंदर समा रहे थे। हे भगवान, दादी ने मेरे लिए ये सब कुछ छुपा कर रखा था। मैंने आसमान की तरफ देखा। ये अजीब सा एहसास था जिसमें उम्मीद और डर दोनों ही मिले हुए थे। अचानक घर के अंदर से किसी चीज के गिरने की आवाज आई। शायद बिल्ली थी या फिर मेरी चाची। मेरा दिल उछलकर गले में आ गया। अगर उन्होंने मुझे यहां देख लिया और ये कागज उनके हाथ लग गए तो वो इन्हें फाड़कर फेंक देंगी और शायद मुझे भी जान से मार दें। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैंने खुद से फैसला किया। मेरा अंदाज डरा हुआ था लेकिन मजबूत था। मेरे दिमाग में तूफान मचा था। मैं जानती थी कि यह कागज मेरी जिंदगी का एकमात्र सहारा है। अगर मैंने सुबह का इंतजार किया तो मेरी चाची मुझे कभी भी इन कागजों के साथ घर से बाहर नहीं जाने देंगी। वो मेरी तलाशी लेंगी और फिर सब खत्म हो जाएगा। मुझे अभी निकलना होगा, इसी वक्त। मैंने जल्दी से वे कागज दोबारा स्वेटर की अंदरूनी जेब में डाले और ऊपर से अच्छी तरह बटन बंद किए। मेरे पास कुछ भी नहीं था, न पैसे, न जूते, न कोई दूसरा कपड़ा। बस दादी का दिया हुआ ये स्वेटर और उसमें छुपी मेरी किस्मत। मैं दबे पांव गेट की तरफ बढ़ी। हर कदम पर मुझे लग रहा था कि जमीन मेरे पैरों के नीचे से सरक रही है। मैंने मुड़कर उस घर को देखा जहां मैंने कई साल तड़प तड़प कर गुजारे थे। शायद मेरी वापसी अब एक नए रूप में होगी, मैंने दिल में सोचा और धीरे से दरवाजे की कुंडी खोली। दरवाजे से हल्की सी आवाज निकली जो रात के सन्नाटे में मुझे धमाके जैसी लगी। मैं डरकर वहीं रुक गई। कुछ सेकंड तक सांस रोके खड़ी रही। अंदर से कोई आवाज नहीं आई। मैंने दरवाजा खोला और गली में निकल आई। बाहर की दुनिया वीरान और डरावनी थी। भयंकर धुंध ने हर चीज को अपनी लपेटे में ले रखा था। ठंडी हवा मेरे चेहरे को थप्पड़ों की तरह झुलसा रही थी। हे भगवान, मेरी मदद करना। मैं नहीं जानती कि मैं कहाँ जा रही हूं। मैं कांपते हुए भगवान से प्रार्थना करती रही और बिना चप्पल के ही सड़क पर चलना शुरू कर दिया। रात का अंधेरा मुझे निगलने को तैयार था। मैं फुटपाथ के साथ साथ तेज कदमों से चल रही थी।
हर गुजरती गाड़ी की हेडलाइट मुझे डरा रही थी। ए लड़की, कहाँ जा रही हो इतनी रात को? एक मोटरसाइकिल सवार मेरे पास से गुजरा। उसके आवाज में अजीब सी डरावनी लहर थी। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मेरा दिल घबराहट के मारे बैठने लगा। मैंने अपनी चाल और तेज कर दी और चेहरा स्वेटर के कॉलर में छुपा लिया। अरे रुको तो सही, क्या तुम्हें मदद चाहिए? वो हंसते हुए बोला और धीरे धीरे मोटरसाइकिल मेरे साथ चलाने लगा। मुझसे दूर रहना तुम! मैं जोर से चिल्ला पड़ी। मेरी आवाज में दहशत साफ झलक रही थी। मैं पुलिस को बुला लूंगी। वो शख्स शायद मेरी चीख से घबरा गया था या उसे कोई और गाड़ी आती दिखाई दी। वो गंदी गाली बकता हुआ तेजी से आगे निकल गया। मैं हाफ रही थी। मेरे पैरों में कांटे और कंकड़ चुभ रहे थे, मगर रुकने का तो सवाल ही नहीं था। रात के अंधेरे में भटकते हुए मैंने एक फुटपाथ के किनारे बैठकर पूरी रात गुजारी। बहुत सी गंदी नजरों से बचती रही, लेकिन कहीं जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। मैं एक बंद दुकान के बाहर सिकुड़कर बैठ गई, घुटनों में सिर छुपाए और कागजों को मजबूती से पकड़ लिया। यह कागज ही मेरी जिंदगी हैं, मैं इन्हें कुछ नहीं होने दूंगी, मैंने खुद को तसल्ली दी। सारी रात मैं जागती रही। हर छोटी सी आवाज पर मेरा दिल कांप उठता। ये मेरी जिंदगी की सबसे लंबी और भयानक रात थी। जैसे ही सुबह का उजाला फैला, मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे नई जिंदगी मिल गई हो। रोशनी की पहली किरण के साथ ही शहर जागने लगा। मैं उस जगह से उठी। मेरा शरीर अकड़ा हुआ था और भूख से पेट में मरोड़ उठ रही थी, लेकिन खाने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं था। मुझे अब एक वकील ढूंढना था, लेकिन कैसे? मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं था। चलते चलते मैं एक चाय की दुकान के पास पहुंची। एक बुजुर्ग वहां अखबार पढ़ रहे थे। मैंने हिम्मत जुटाई। बाबा जी! मेरी आवाज पहले ठीक से निकली ही नहीं। फिर मैंने गला साफ कर थोड़ा तेज बोला। उन्होंने चश्मा ऊपर करके मुझे देखा। मेरी हालत देखकर उनकी आंखों में तरस आ गया। हाँ बेटी, सब ठीक तो है। मुझे दरअसल कचहरी जाना है, क्या आप रास्ता बता सकते हैं? मैंने झिझकते हुए पूछा। उन्होंने हैरानी से मुझे देखा, फिर हाथ से इशारा किया। ये सड़क सीधी जाती है, आगे से बाएं मुड़ जाना, कचहरी आ जाएगी। लेकिन बेटी तुम अकेली हो। जी बाबा जी। इतना कहकर मैं तेजी से बताए हुए रास्ते पर चल पड़ी। कचहरी पहुंचकर मैं हैरान रह गई। वहां लोगों की भीड़ थी। तभी मेरी नज़र एक बोर्ड पर पड़ी, एडवोकेट समीर मलिक। ये नाम पढ़कर मुझे एक उम्मीद जगी। मैं अपने आप ही उस तरफ बढ़ गई। कमरे के बाहर एक मुंशी बैठा था। किससे मिलना है? उसने बेरुखी से पूछा। वो मुझे वकील साहब से मिलना है, बहुत जरूरी काम है, मैंने प्रार्थना करते हुए कहा। फीस लेकर आई हो? साहब बिना फीस के बात नहीं करते हैं, उसने मुझे नीचे से ऊपर तक देखते हुए कहा। मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन मेरे पास एक ऐसी चीज है जो फीस से बढ़कर है। प्लीज मुझे एक बार मिलने दीजिए। मेरी आंखों में आंसू आ गए। शायद मेरी बेबसी ने उस पर असर किया। अच्छा जाओ, लेकिन सिर्फ 5 मिनट के लिए। मैं दरवाज़ा खोलकर अंदर गई। एक अधेड़ उम्र का शख्स बड़ी सी टेबल के पीछे बैठा फाइलों में डूबा हुआ था। नमस्ते सर, मैंने डरते डरते कहा। उन्होंने चेहरा उठाकर मेरी तरफ देखा। हाँ बताओ बेटी, क्या बात है? उनका लहजा मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा नरम था। मैंने कांपते हाथों से स्वेटर की जेब से वे कागज निकाले और उनकी टेबल पर रख दिए। ये क्या है? उन्होंने चश्मा ठीक करते हुए पूछा। ये मेरी किस्मत है सर, मेरी आवाज भर गई। मेरा नाम अन्या है। मेरे माँ बाप इस दुनिया में नहीं हैं। मैं अपने चाचा चाची के रहमो करम पर पल रही थी, जो मुझ पर जुल्म करते थे। कल रात मुझे ये कागज मिले। मैं रात के अंधेरे में भागकर यहां आई हूं। वकील साहब ने कागज उठाए और पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वो पढ़ते गए, उनके चेहरे के भाव बदलते गए। ये तो वसीयत है और जायदाद के असली कागज, और ये सब कानूनी तौर पर रजिस्टर्ड है, उन्होंने कहा। जी सर, मेरी दादी ने मेरे नाम पर सब कुछ किया है, मैंने जल्दी से कहा। वह कुर्सी से टेक लगाकर बैठ गए। तुम जानती हो बेटी, ये लड़ाई आसान नहीं होगी। तुम्हारे विरोधी तुम्हारे अपने ही होंगे। अदालत में वे तुम्हारे चरित्र पर कीचड़ उछालेंगे। पर बेटा, मुकदमा लड़ने के लिए फीस भी लगती है। मैंने गहरी सांस ली। सर, मेरे पास अभी देने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं आपसे वादा करती हूं कि जैसे ही मुझे मेरी जायदाद मिलेगी, मैं आपकी पूरी फीस उसी में से अदा कर दूंगी। बस भगवान के लिए मेरा केस लड़ लीजिए। वकील साहब ने कुछ लम्हे मेरी आंखों में देखा, फिर गहरी सांस ली। ठीक है, मैं तैयार हूं। पैसों की फिक्र मत करो। अधिकार के लिए लड़ना मेरा भी फर्ज है। मेरे कंधों से जैसे कई सालों का बोझ उतर गया। मैं वहीं घुटनों के बल बैठ गई और फूट फूट कर रो पड़ी। उठो बेटा। वकील साहब अपनी कुर्सी से उठे और मेरे सिर पर हाथ रखा। आज से तुम अकेली नहीं हो,
कानून तुम्हारे साथ खड़ा है। अब हमें तुरंत अदालत से स्टे ऑर्डर लेना होगा ताकि तुम्हारे चाचा ये घर बेच न सकें। मुंशी जी, कागज़ तैयार करिए। वकील साहब की गाड़ी जब हमारी गली में दाखिल हुई तो दोपहर का सूरज तेजी से चमक रहा था। मेरे साथ पिछली सीट पर लेडी कांस्टेबल बैठी थी। डरना मत अन्या, वकील साहब ने हौसला दिया। गाड़ी हमारे घर के दरवाजे पर रुकी। जैसे ही हम गाड़ी से उतरे मोहल्ले के लोग घरों से निकल आए। इसी पल घर का गेट खुला और मेरी चाची सुमन गुस्से से भरी बाहर निकली। आ गई मुंह काला करके, मेरी चाची ने चिल्लाना शुरू कर दिया। सारी रात गायब रहकर अब पुलिस लेकर आई है हमें डराने के लिए। खबरदार जो अंदर कदम रखा। वो मेरी तरफ लपकी, लेकिन लेडी कांस्टेबल दीवार बनकर मेरे आगे खड़ी हो गई। हाथ मत लगाना, कांस्टेबल ने चेतावनी दी। यह क्या तमाशा है? चाचा राकेश ने आगे बढ़कर पूछा। वकील साहब ने कानूनी नोटिस उनके हाथ में पकड़ा दिया। ये बेदखल किए जाने का नोटिस है और इस घर की मिल्कियत का दावा भी। चाची जोर से हंसी। मिल्कियत? इस 2 टके की अनाथ लड़की की। ये घर मेरे पति का है। वकील साहब ने वसीयत दिखाई। ये घर अन्या के पिता विकास का है। दादी ने वसीयत उनके नाम की थी और अब ये अन्या का है। चाची का रंग उड़ गया। यह झूठ है। यह कागज नकली हैं। मैंने पहली बार उनकी आंखों में आंखें डालीं। मैंने कोई चोरी नहीं की चाची। यह वही कागज हैं जो इस पुराने स्वेटर की जेब में थे, जिसे आपने कचरा कहकर कूड़ेदान में फेंक दिया था। आपने सिर्फ स्वेटर नहीं फेंका था, आपने अपनी किस्मत भी कूड़े में फेंक दी थी। पुलिस के साथ हम अंदर दाखिल हुए। अगले कुछ दिन भारी गुजरे। चाची ने महंगा वकील किया। अदालत में विरोधी वकील ने मुझ पर कीचड़ उछाला। योर ऑनर, ये लड़की चरित्रहीन है, इसने जालसाजी की है। लेकिन मेरे वकील मलिक साहब ने गवाह पेश किए। मोहल्ले के पुराने दुकानदार गवाही देने आए कि दादी ने अपने होशो हवास में वसीयत की थी। जज साहब ने कड़क लहजे में पूछा, क्या आपके पास कोई सबूत है कि ये वसीयत जाली है? चाची के पास कोई जवाब नहीं था। जज साहब ने फैसला सुनाया, मकान, दुकानें और जमीन अन्या की है। साथ ही पिछले 10 सालों की आमदनी का हिसाब भी अन्या को दिया जाए। चाची जमीन पर गिरकर रोने लगी। हमें घर से मत निकालो। हम कहाँ जाएंगे? वही शब्द जो मैंने उनसे कहे थे। मैंने उन्हें घर से नहीं निकाला, पर यह साफ कर दिया कि घर मेरा है। मैंने शहर के दूसरे हिस्से में अपना जीवन शुरू किया। अपनी पढ़ाई पूरी की और दादी के उस स्वेटर की याद में कपड़ों का व्यापार शुरू किया। आज 5 साल बीत गए हैं। मैं एक सफल बिजनेस वूमन हूं। चाची और चाचा उसी घर में रहते हैं। उनका घमंड टूट चुका है। वे एक अनाथ के एहसान पर जी रहे हैं। मेरी जिंदगी ने मुझे सिखाया कि असली जीत बदला लेने में नहीं, बल्कि खुद को इतना काबिल बनाने में है कि बदला लेने की जरूरत ही न पड़े। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।